माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और फिर से मेरा तहे दिल से शुक्रिया, आप मेरी सभी वीडियो को इतना प्यार दे रहे हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है, मेरे थंबनेल से आपने पहचान लिया होगा कि मैं किस बारे में बात करूंगी। अमूमन देखा जाता है कि आज के टाइम में जो हस्बैंड्स हैं उनकी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है कि मेंटेनेंस कि हमेशा मेंटेनेंस देने का बर्डन है वो हस्बैंड्स के ऊपर डाला जाता है। अब सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ आती है कि कोर्ट की तरफ से जब मेंटेनेंस फिक्स कर दिया जाता है और हस्बैंड के पास नहीं होता मेंटेनेंस देने का कोई भी सोर्स, तो उसकी सबसे बड़ी टेंशन ये रहती है कि कहाँ से मेंटेनेंस दिया जाए। अगर मेंटेनेंस नहीं दूंगा तो क्या प्रोविजंस है और इस मेंटेनेंस को कम कैसे करवाया जाए, या फिर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं पतियों के माइंड्स में कि मेंटेनेंस से रिलेटेड कहीं से तो कोई ऐसा सोर्स मिले कि हम मेंटेनेंस को ख़त्म करवाएं या फिर कम करवाएं। तो आज मैं इस वीडियो में दो ऐसे केसेस के बारे में आपसे डील करूंगी जिसको मोस्टली फैमिली लॉ साइड करते हैं हर केसेस से रिलेटेड, क्योंकि इन दोनों केसेस में इतनी लैंडमार्क गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई थी मेंटेनेंस को लेके, जो आजकल देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा इस चीज़ का यूज़ किया जाता है और फॉल्स एलिगेशन लगा के फिर वाइफ की तरफ से मेंटेनेंस डिमांड की जाती है और एक अच्छा खासा अमाउंट भी अगर बन जाता है तो उसमें फिर सफ़र हस्बैंड को करना पड़ता है। तो मेरी वीडियो में लास्ट तक बनी रहिए, मैं आपको ये बताऊंगी कि उस जो दो लैंडमार्क जजमेंट्स थी उसमें क्या गाइडलाइंस आई थी और किस तरह से ये दोनों जजमेंट जो हैं हस्बैंड के फेवर में है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मेंटेनेंस कैसे बनता है और कैसे फिर पे करना पड़ता है। जब ये हस्बैंड या वाइफ में डिस्प्यूट होता है और वाइफ सीआरपीसी के सेक्शन 125 में जब मेंटेनेंस क्लेम करती है तो सर्कमस्टांसेस को देख के फैमिली कोर्ट जो होती हैं वो एक अमाउंट फिक्स कर देती हैं जो हस्बैंड की तरफ से वाइफ को दिया जाता है उसका गुजारा चलाने के लिए, या फिर उसके बच्चे होते हैं उनके साथ अगर बच्चे की कस्टडी वाइफ के पास है तो बच्चे का भी अलग से आपको मेंटेनेंस देना होता है। अब जो लैंडमार्क जो जजमेंट था इस पे वो था रजनीश वर्सेस नेहा, सुप्रीम कोर्ट की रजनीश वर्सेस नेहा 4 नवंबर 2021 का जो ये जजमेंट है इसमें इतनी गाइडलाइंस दी गई थी। उसमें जो कुछ गाइडलाइंस हैं वो मैं आपको हाईलाइट करती हूँ। पहले इस केस की थोड़ी स्टोरी बताती हूँ। देखिए, इसमें जो हस्बैंड था उस पर जो मेंटेनेंस का अमाउंट डिसाइड किया गया था वो था 15,000 आपको वाइफ को देना है और 5,000 रुपये उसको बच्चे को देने थे। तो इस चीज़ को चैलेंज करते हुए हस्बैंड ने हाई कोर्ट मूव किया। हाई कोर्ट में उसकी पिटीशन को डिसमिस कर दिया और वहीं पे 15,000 को बढ़ाकर 20,000 कर दिया गया। अब इस चीज़ को 20,000 कर दिया गया और 5,000 प्लस बच्चे का किया गया। और साथ ही उन्होंने ये डायरेक्शन भी दी कि विद इन 45 डेज आपको जो पेंडिंग मेंटेनेंस है वो भी देना होगा, अदरवाइज आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। क्योंकि इस जजमेंट से पहले फैमिली कोर्ट्स को पावर थी अरेस्ट करवाने की। उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में मूव किया। जैसे ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में मूव किया तो सुप्रीम कोर्ट में इस केस को गाइडलाइंस देते हुए ये बोला गया, एक तो अमाउंट को उन्होंने सेम एज सेटिसाइड किया कि इस अमाउंट को बढ़ाने की पावर जो हाई कोर्ट के पास थी उस चीज़ को सेटिसाइड किया, क्योंकि वहाँ पे कोई भी प्रूफ या भी कुछ भी ऐसा नहीं दिया गया था जिससे वहाँ पे अमाउंट को इंक्रीज़ किया गया। और जो गाइडलाइंस दी गई थी वो ये गाइडलाइंस थी कि इस केस से पहले सारी लाइबिलिटी हस्बैंड के ऊपर होनी थी। इनकम का सर्टिफिकेट हस्बैंड को दिखाना पड़ता था, अपना एजुकेशन बैकग्राउंड उसको दिखाना पड़ता था, अपना फाइनेंशियल उसको शो करना पड़ता था। और इस केस के बाद ये डिसाइड किया गया कि दोनों पार्टी की लाइबिलिटी बनती है कि वो अपना इकोनॉमिकल, अपना एजुकेशनल और सारे सर्कमस्टांसेस को शो करेगा कि क्यों वो मेंटेनेंस लेने के लिए क्लेम कर रहा है। और इसमें एक एफिडेविट भी मैंडेटरी कर दिया गया कि जहाँ पे उसको सारे अपने ग्राउंड्स प्रूव करने पड़ेंगे। और सेकंड चीज़ जो बोली गई कि यहाँ पे अरेस्ट की पावर नहीं है, यहाँ पे अरेस्ट सिर्फ एक इस पॉइंट पे कि मेंटेनेंस नहीं दे रहे हैं तो हस्बैंड को अरेस्ट कर लिया जाए, इस चीज़ को भी डिनाई किया गया। अब मैं आपको ये बता दूं कि इस जो ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस थी, ये केस था मोस्टली फैमिली कोर्ट्स में इस चीज़ को कोट किया जाता है जब भी कोई आप मेंटेनेंस का केस लगाते हैं, क्योंकि इसमें एक तो दोनों पार्टी की लाइबिलिटी बन जाती है कि आप अपने एसेट्स और अपनी लाइबिलिटी को शो करेंगे। अगर दूसरा पार्टी रिप्लाई नहीं करती है तो 2 डेट से ज़्यादा उनको टाइम भी नहीं दिया जाता है, और अगर दूसरी पार्टी रिफ्यूज़ कर रही है, डिनाई कर रही है तो एक्स पार्टी प्रोसीडिंग करने का यहाँ पर राइट आ जाता है। अब मैं आपको ये बताऊँ कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि क्या हस्बैंड भी अपनी वाइफ से मेंटेनेंस ले सकता है। देखिए, इस चीज़ पर भी
सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी गाइडलाइंस है कि सर्कमस्टांसेस देखे जाते हैं। लॉ में ऐसा कोई प्रोविज़न तो है नहीं एज सच कि मेंटेनेंस हस्बैंड भी ले सकता है या फिर किसी सेक्शन में प्रोवाइड हो, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट में ये लिखा हुआ है आइदर बोथ पार्टी, जिस भी पार्टी की कंडीशन बहुत अच्छी है, सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि वो बहुत ज़्यादा अर्न कर रहा है, तो दूसरा पार्टनर उससे मेंटेनेंस ले सकता है। अब सेकंड चीज़ ये मैं बता दूं कि जिस भी पार्टी के पास कस्टडी है बच्चे की और उस कस्टडी के दौरान उसकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो बच्चे को अच्छी एजुकेशन या फिर अच्छा खान पान दे सके, तो फिर वो हस्बैंड अपनी वाइफ से, अगर उसकी वाइफ अच्छा खासा अर्न कर रही है, तो वो उससे क्लेम के लिए मेंटेनेंस की क्लेम की पिटीशन डाल सकता है। अब जो सेकंड केस है मैं जो बताने जा रही हूँ वो भी बहुत अच्छा और लैंडमार्क जजमेंट था, सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट था। अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक डालूंगी, आप वहाँ से इनको डाउनलोड करके इनकी पूरी डिटेल्स को पढ़ सकते हैं। और अगर आप इस तरह के केसेस आपके चल रहे हैं मैट्रिमोनियल, और अगर आप भी चाहते हैं कि मेंटेनेंस को कम करवाना या फिर इससे रिलेटेड कोई इशू है, तो ये दोनों अथॉरिटी आप अपनी फाइल पे साइट कर सकते हैं। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। जो सेकंड केस था वो था नेहा त्यागी वर्सेस दीपक त्यागी का। ये भी सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस थी, इसमें भी 1 दिसंबर 2022 का ये केस है। इसमें क्या बोला गया था देखिए मैं आपको बताती हूँ। ये जो केस था इसमें डिस्प्यूट ये था कि दोनों हस्बैंड वाइफ में डिस्प्यूट हुआ, उसके बाद 2 बच्चे थे, एक लड़की थी वो माँ के पास थी और लड़का फादर के पास। इसके बाद जब लोअर कोर्ट से मेंटेनेंस बंधा तो मेंटेनेंस वाइफ के लिए और बच्चे के लिए अलग से बंधा। उसके बाद हाई कोर्ट में उस चीज़ को चैलेंज किया गया। हाई कोर्ट ने जो बच्चे का जो अमाउंट, जब हस्बैंड ने मूव किया था हाई कोर्ट, तो वहाँ पे जो मेंटेनेंस का अमाउंट था उसको आधा कर दिया गया। फिर उसको उससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट में गए उस केस को लेके, तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइंस दी कि जब एक बच्चे का जब तक वो 18 साल का नहीं हो जाता, बेशक हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट हो गया हो या फिर तलाक भी डिसाइड हो गया हो, तलाक हो चुका हो, लेकिन फिर भी एक फादर की लाइबिलिटी रहती है। जब तक बच्चा 18 साल का नहीं होता वो उसको मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे फादर की लाइबिलिटी फिक्स की गई थी कि बेशक अगर वाइफ ने किसी और से शादी कर ली है तो बेशक वाइफ मेंटेनेंस लेने की हकदार नहीं रहती, लेकिन एक बच्चा जो है वो फिर भी मेंटेनेंस लेने का हकदार रहता है। और यहाँ पे एक बहुत अच्छी गाइडलाइंस फॉलो की गई कि सभी पूरे इंडिया में जितनी भी फैमिली कोर्ट्स हैं उनको ये डायरेक्शन दे दी गई कि ये जो दोनों केस थे, रजनीश वर्सेस नेहा और ये त्यागी वाला जो केस था, कि इनकी गाइडलाइंस को फॉलो किया जाए। अगर इनकी गाइडलाइंस को और एफिडेविट वाली गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया गया तो जिस भी कोर्ट की तरफ से ऑर्डर किया जाएगा उस ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया जाएगा, अगर प्रॉपर तरीके से गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया गया हो। तो मेरी इन्फॉर्मेशन आई थिंक आपको समझ आई होगी, आपको पता चला होगा कि मेंटेनेंस देना कितना ज़रूरी है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेंटेनेंस नहीं देंगे तो क्या होगा, देखिए अगर आप मेंटेनेंस नहीं देते हैं तो पनिशमेंट का भी प्रोविज़न है। आपको 1 मंथ, ये जज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितने दिन का वहाँ पे प्रिजनर, सिविल प्रिजनर, देखिए ये कोई यहाँ पे क्रिमिनल आपके ऊपर चार्जेस नहीं लगते हैं, आपको सिविल प्रिजन में डाला जा सकता है। 1 दिन से लेके 1 महीने तक का कितना भी हो सकता है, वो जज के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं लास्ट में यही कहूँगी कि हमारा जो इंडिया है वो पुरुष प्रधान देश बनाया गया है। इसको बनाने का रीज़न यही है कि एक जब शादी होती है तो पूरे मतलब कि पुरुष की लाइबिलिटी होती है कि वो अपने बच्चों का, पत्नी का और बच्चों का जो जिम्मेवारी है वो उठाए। तो हालांकि इस चीज़ का मिसयूज़ भी होता है, लेकिन काफ़ी टाइम ये देखा गया है कि अपनी लाइबिलिटी से भी बहुत पर्सन पीछे हट जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, अगर आपको मेंटेनेंस का अमाउंट फिक्स किया गया है तो आपको पे करना पड़ेगा। और अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट की तो ये भी गाइडलाइंस थी कि कोई भी हस्बैंड इस चीज़ से पीछे नहीं हट सकता ये बोल के कि मैं तो कुछ कमा नहीं रहा हूँ या फिर मेरे पास कुछ अर्निंग ऑफ सोर्स नहीं है। आप अगर एक दिन वर्किंग डे पे भी जाते हो तो वहाँ पे भी आपको 500 रुपये तक का पर डे मिलता है। तो आपको कमाना पड़ेगा और अपने बच्चों को और वाइफ को मेंटेन करना पड़ेगा। तो अगर आप सोच रहे हैं कि हम इस चीज़ से बच सकते हैं, या देखिए बहुत सारे सर्कमस्टांसेस ऐसे देखे जाते हैं जहाँ पे मेंटेनेंस कम भी किया जाता है, या फिर मेंटेनेंस ना कि अगर आपकी वाइफ बहुत अच्छा आपसे लाइफ स्टाइल रख रही है, आपसे बहुत ज़्यादा अच्छा वो अर्न कर रही है, वेल एजुकेटेड है, तो वहाँ पे तो ऐसे सिचुएशन में तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस भी है कि वहाँ पे आपको फोर्स भी नहीं किया जा सकता मेंटेनेंस देने के लिए। लेकिन
अगर आपकी वाइफ सफ़र कर रही है, आपके बच्चे सफ़र कर रहे हैं और आप एक बहुत ही अच्छा लाइफस्टाइल जी रहे हैं, आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। और अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब पे हैं तो फिर आप किसी भी तरीके से डिनाई नहीं कर सकते। देखिए, मेंटेनेंस का अमाउंट तो आपको देना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि आपकी पूरी लाइबिलिटी बन जाती है अपनी फैमिली को मेंटेन करने की, तो इस चीज़ से आप डिनाई नहीं कर सकते। तो आई होप मेरी ये जो इन्फॉर्मेशन है आपको अच्छी लगी होगी। और फिर मैं यही बोलूँगी कि अगर आपके भी कोई मैट्रिमोनियल केस चल रहे हैं, उससे रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछा है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सअप ग्रुप, इंस्टाग्राम लिंक वहाँ पे शेयर किया हुआ है, टेलीग्राम लिंक, और मैंने एक ऐप का लिंक भी डाउनलोड किया हुआ है। अगर आपको डिटेल में प्रोसीडिंग जाननी है तो वहाँ पे इससे रिलेटेड हमारा एक कोर्स भी है, जहाँ पे मैट्रिमोनियल केसेस में आपको कैसे एविडेंस देने होते हैं, कैसे पिटीशन को आपको ड्राफ्ट करना होता है कि कोर्ट में आपको छोटी छोटी चीज़ों को फेस ना करना पड़े। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो वहाँ पे ऐप पे जाके उस कोर्स को भी परचेज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमने बहुत ही बारीकी से उस चीज़ को बताया गया है, ताकि एक एडवोकेट के साथ एक क्लाइंट को भी नॉलेज होनी चाहिए कि आपके केस में क्या चल रहा है और क्या मिस्टेक है जिसकी वजह से आपको कुछ कुछ चीज़ें फेस करनी पड़ रही है। तो आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, और प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि लोगों को इसके बारे में पता चल सके और जो मिस्टेक्स आप केस में करते हैं वो ना करें। और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।